राकेश शर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, थोड़ा भैया कमी रखो, इसको आवाज को ऐसे थोड़ा कम करो, बढ़ाना नहीं। जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मानीय यशवंत मीणा जी, हमारे नेता सम्मानीय राधेश्याम शर्मा जी, आदरणीय देवी सिंह चौहान जी, माननीय श्री वीरेंद्र बघेल जी, मंडल के अध्यक्ष श्री मलखान सिंह जी, श्री विदेश चतुर्वेदी जी, माननीय देवकिरण शर्मा जी, माननीय कल्याण सिंह दोधी जी, सरपंच माननीय कालूराम जी विश्वकर्मा जी, माननीय रामचरण ज्योति जी, माननीय गुरुदेव लोधी जी, माननीय भूपेंद्र जी, माननीय बलराम कुशवाहा जी, इस तरह भी कुछ लोग बैठे हैं, मंडल अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य मंजू हुई है, और यहाँ उम्र में मुझसे बड़े बहुत लोग होंगे। वो जो आवाज मेरी जा रही है, जो माताएं बहनें मुझे सुन रही हैं, मैं उन सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, मैं बहुत चुनावी भाषण नहीं दे पाता हूँ, इसलिए पहले ही प्रार्थना कर ले रहा हूँ। मेरी पहली प्रार्थना आपसे यह है कि 17 तारीख मतदान की तिथि है, 100% मतदान आप करें, ये पहली प्रार्थना आपसे। निर्वाचन आयोग ने कुछ सुविधाएं दी हैं, उनकी जानकारी हमको होनी चाहिए। 80 साल से ज्यादा की आयु के जो भी मतदाता है, अगर वो चल फिर नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो उनका पोस्टल बैलेट हो सकता है। मुझे 21 से 26 के बीच में खाली रजिस्ट्रेशन कराना है। 2-3 दिन पहले उनका पोस्टल बैलेट घर पर पहुंच जाएगा और वो घर बैठे वोट डाल सकते हैं। मैं नौजवान मित्रों से कहूंगा, इस पुण्य कार्य को जरूर करना चाहिए ताकि वो परेशान हुए रहे। दूसरी प्रार्थना मेरी है कि आपका स्नेह, आशीर्वाद और वोट, जैसा मुझे बताया, डॉक्टर साहब ने नहीं बताया, जो भी मेरे बाजू बैठे थे उन्होंने कहा कि हम तीनों बूथ जीतते हैं, तो जीतते तो हो ही, इसके लिए आपको धन्यवाद, साधुवाद। लेकिन मैं आपसे वोट मांगने आया हूं तो कुछ रिकॉर्ड बनाना है, ऐसी बिल्कुल है। अब मैं जो अपनी बात शुरू कर रहा हूं, मैं राजनीति में चुनाव में जहां पर भी जाता हूं, एक तो मैं अपने घर से बाहर चुनाव लड़ा हूं, 4 लोकसभा क्षेत्र अलग अलग थे जहां से मैं चुनाव लड़ा। जीवन में 8 लोकसभा के चुनाव मैंने लड़े और जिंदगी में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। लेकिन राजनीति में जो गिरावट है, मैं देखता था कि मेरे पास टिकट मांगने लोग आते थे, बाप बेटी झगड़ा करते थे, माँ बेटे करते थे, भाई भाई करते थे। ये जो गिरावट है, इसका जिम्मेदार कौन है? कभी ये सोचिए कि हमारे लोग आपस में जब चर्चा करते हैं तो अपने एक दूसरे की हम तुलना करते हैं। मेरी प्रार्थना ये भी है, अरे तुलना करना तो किसी विरोधी से करो जो तुम 100 टन के उसके बाद भी देखोगे। हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं है जो पीढ़ियों तक याद न किया। आज अगर गांव में सड़कें हैं, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना की, तो सद्य अटल बिहारी वाजपेयी दुनिया में नहीं है, लेकिन एक एक आदमी जहां हमारा सांसद हो, विधायक हो या ना हो, आम आदमी इसको याद करता है। इस देश में अगर गांव में किसी ने सड़क दी तो सद्य अटल बिहारी वाजपेयी ने। हमने अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए हमें लज्जित होना हो। मित्रों, आकलन के 3 ही पैमाने हैं, या तो विचार होगा, या विकास होगा, या व्यक्ति जो माध्यम बनता है। हो सकता है कि व्यक्ति से हमारा मतभेद हो जाएगा, लेकिन विचार से तो कोई मतभेद नहीं है। विकास जो दिख रहा है उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। क्या हम लोगों से बात नहीं कर सकते, इसकी तुलना नहीं कर सकते। लेकिन हमारा पैमाना नीचे से शुरू होता है, ये हमारी गड़बड़। यदि विचार पर बात करोगे तो मैं चुनौती देता हूं कि आज जो देश की आजादी के 75 साल तक नहीं हुआ, तो मोदी सरकार ने 9.5 साल में करके दिखाया। देश के भीतर भी और देश के बाहर भी। कोई कांग्रेसी अगर मेरी बात सुन रहा है तो मैं उसको चुनौती देता हूं
मैं राजनीति में कोई चुनौती देता नहीं, लेकिन जिस प्रकार से आप झूठ बोलने पर आमदा है, भ्रम फैलाने पर आमदा है, इसलिए मुझे चुनौती देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा। अरे आपकी कोई सफलता है तो बताओ भाई, जो पीढ़ियों तक याद की जाए। आप बातें करते रहे, आपने जमीन पर वो चीजें नहीं उतारी। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं गिना सकता हूं कि जो चीजें दुनिया में असंभव थी वो मैं हमने करके दिखाई। आप हमारा मजाक उड़ाते थे राम जन्मभूमि के आंदोलन के लिए। जरा इतिहास खुद भी पढ़ लो, और मैं आने वाली पीढ़ी से कहूंगा कि इतिहास जरूर पढ़ना। 450 वर्ष में 4 लाख से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं राम जन्मभूमि के लिए। देश की आजादी के बाद मेरे जैसा नौजवान भी राजनीति में आया तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए, इसलिए मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब भाजपा में आया था। बिना मुद्दे के आपने दल स्वीकार नहीं किया होगा, कभी घर में बैठकर सोचना कि तुम राजनीति के लिए क्यों आए हो, भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों आए। उस दिन आपके पास तो विचार के अलावा दूसरा आधार नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी परंपरा है, देश की आजादी के समय जब जनसंघ बना, डॉक्टर मुखर्जी का चित्र रखकर हम माला पहनाते। वो डॉक्टर मुखर्जी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। जब देश गुलाम था तब देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के वो कुलपति थे। कितनी उम्र में? 32 साल की उम्र। वो बंगाल कलकत्ता विश्वविद्यालय, आज का बांग्लादेश, आज का पूरा नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, बिहार और झारखंड, ये सब मिलाकर एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। 32 साल की उम्र में कोई आदमी कुलपति बन गया, एक बार नहीं 2 बार। फिर देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में उनको योजना मंत्री के रूप में मनोनीत किया। लेकिन आजादी के बाद जैसे ही जम्मू कश्मीर का फैसला गलत फैसला हुआ, डॉक्टर मुखर्जी ने उस मंत्री पद को लात मारी और जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना स्वीकार किया। मैं राजनीति को नौजवान मित्रों से, पीढ़ी से कहना चाहता हूं, देश की आजादी के समय कोई कांग्रेस के खिलाफ सुनना नहीं चाहता था। उस समय धारा के विपरीत चलने का साहस अगर किसी ने किया तो डॉक्टर मुखर्जी ने किया। पद का लालच किसी से छूटता नहीं। बिना चुनाव के वो केंद्र में मंत्री बने थे, वहां बने रह सकते थे। लेकिन 47 के बाद पहला चुनाव हुआ, 57 का उन्हें जनसंघ से चुनाव लड़ा और सांसद बनकर संसद के भीतर गए। वो डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को याद रखना। उनकी शहादत हुई, कैसे हुई, जो लोगों को पता नहीं। आज का कश्मीर अलग बात, देश की आजादी के बाद का कश्मीर अलग बात थी। देश आजाद हो गया था। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन एक और आदमी प्रधानमंत्री लिखता था अपने आप को, वो शेख अब्दुल्ला था, जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री था, लेकिन अपने आप को प्रधानमंत्री लिखता था। और जवाहरलाल नेहरू की हिम्मत नहीं थी कि उसको लिखने से रोक सके। ये कितने नौजवान लोगों को पता है? मैं कांग्रेस के लोगों से पूछता हूं कि चुनौती देता हूं, बताओ कि मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं। देश का तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज बना था, लेकिन जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहर नहीं सकता था। जम्मू कश्मीर की रियासत का झंडा वहां फहराया जाता था, तिरंगा फहर नहीं सकता था। हिंदुस्तान की संसद में जो कानून पास होता था, उसमें नीचे लिखा रहता था कि ये कानून जम्मू कश्मीर छोड़कर लागू होगा। कांग्रेसी मित्रों, ये 75 साल तक होता रहा। डॉक्टर मुखर्जी का जब बलिदान हुआ तो 3/4, 2/3 हमने फतह हासिल कर ली। डॉक्टर मुखर्जी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। मैंने डॉक्टर श्रद्धेय अटल जी के मुंह से जब वो भाषण सुना है, एक आदमी ऐसा नहीं था जो रो ना रहा। वो अस्वस्थ थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं बिना वीजा और परमिट के जम्मू कश्मीर जाऊंगा। जम्मू कश्मीर जाने के लिए देश की आजादी के बाद 1953 तक वीजा लगता था, आप बिना परमिट के आप जा नहीं सकते। कितने नौजवानों को पता है? डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि मैं बिना वीजा और परमिट के जम्मू कश्मीर में जाऊंगा, तो आजाद हिंदुस्तान का हिस्सा है। वो गए, 34 किलोमीटर तक उनको किसी ने रोका नहीं। डॉक्टर मुखर्जी ने अटल जी से कहा कि जाओ हिंदुस्तान के लोगों से कहो कि डॉक्टर मुखर्जी बिना वीजा और परमिट के चले गए। अटल जी ने इनकार कर दिया।
अटल जी ने कहा कि कार्यकर्ता के नाते मुझे आपके साथ लगाया गया है, आपके स्वास्थ्य की चिंता करना है, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि मैं जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष को आदेश देता हूं कि तुम वापस जाओ और हिंदुस्तान की जनता को ये बात बताओ, वो जरूरी है। अटल जी आए, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी जीवित नहीं आए, उनका बलिदान हो गया। उनके बलिदान ने हमको सफलता दी। वहां पर तिरंगा फहराया जाने लगा, वहां का मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बाद कोई दूसरा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं लिख पाया कि डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान की कीमत। लेकिन संसद में बनने वाले कानून के नीचे वो धारा लिखी रही कि जम्मू कश्मीर छोड़कर पूरे देश पर लागू होगा। डॉक्टर मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने में हमको 75 साल लग गए। दूसरी बार जब आपने मोदी जी को वोट दिया, प्रधानमंत्री बनाया, हमने पहले ही सत्र में धारा 370 समाप्त कर दी और हमने श्रद्धांजलि दी। लेकिन कभी नौजवान तो पलट कर सोचोगे कि राजनीति का कितना संघर्ष, कितनी लंबी यात्रा। हमें 75 साल लगे उस सिद्धांत को, उस लाइन को मिटाने के लिए। ये कांग्रेस के लोगों से मैं कहता हूं, कभी विचार पर भी बात करोगे या नहीं करोगे? देश की आजादी का हजारों सैकड़ों वर्ष का कालखंड है। अंग्रेज आए थे, पहले उसके पहले मुगल आकर चले गए, अंग्रेज आए। हम लार्ड मैकाले की आलोचना करते थे, आपके मुंह से कभी वो बात छूटी नहीं। आपने देश की आजादी के बाद भी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को हिंदुस्तान के लोगों पर लाद कर रखा। आपने हमको खड़े नहीं होने दिया स्वाभिमान के साथ। लॉर्ड मैकाले ने 1838 में ब्रिटिश संसद में उसका भाषण है जो रिकॉर्डेड है। कोई पढ़ा लिखा नौजवान जो नेट पर होगा, जरा लॉर्ड मैकाले का भाषण पढ़ना ब्रिटेन के उसके संसद का। वो आया, 2 साल तक हिंदुस्तान में घूमा और उसके बाद में लौट कर जाकर उसने भाषण दिया ब्रिटेन की संसद में। मैं हिंदुस्तान में 2 साल तमाम जगहों पर गया, लेकिन मैं आश्चर्यचकित था कि मुझे एक भी भिखारी भारत में नहीं मिला। ये लॉर्ड मैकाले का बयान है ब्रिटिश संसद के भीतर। हम गुलाम थे, मुगलों ने हमको गुलाम बना के रखा। हमारी भावनाओं को तोड़ा, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी बहुवर्गीय विचितों को छीना, लेकिन उनको नष्ट नहीं कर सके। तो दूसरी बात मैकाले ने कही कि जब तक इनकी सनातन परंपराओं पर चोट नहीं होगी, इनको लंबे समय तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। अंग्रेज इस नृत्य को जानते थे, लेकिन कांग्रेस के लोग कभी नहीं जानते। मैं आपसे एक लाइन में कहता हूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। मेरी उम्र के लोगों ने ये आज तक जिन्हें इतिहास पढ़ा है, उन्हें मंदिर टूटने का इतिहास पढ़ा है। मेरे बच्चे और आपके बच्चे मंदिर बनने का इतिहास पढ़ेंगे। इस तरह का 450 साल में 4 लाख लोगों के बलिदान के बाद, देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद, ये संक्रांति के बाद वो शुभ दिन आएगा। हमसे ज्यादा भाग्यशाली मैं किसी और को नहीं मानता कि हम बिना खून खराबे के संक्रांति के बाद जब अयोध्या जाएंगे तो रामलला के दर्शन हम अपनी आंखों से करेंगे और पूजा भी करेंगे। हमसे तारीख पूछने वाले कांग्रेस के मित्रों, कभी तुम्हारे भीतर ये बात पैदा हुई हो तो बताओ। गांधी तो राम 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 धुन करते हुए चले गए, आप उनके अनुयायी किस बात में? आज इस देश की हालत देखिए कि पूरी दुनिया सनातन का गीत गा रही है, मोदी की सराहना कर रही है, और हमारे ही देश के कोने से आवाज आती है कि सनातन को खत्म हो जाना चाहिए। क्या चुनौती भी खत्म हो गई? मैं पूछता हूं। मुझे लगता है कि सत्ता छोटी चीज नहीं है, ये वोट की कीमत बड़ी चीज है। यदि मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना होते तो न्यायालय के फैसले के बाद भी क्या मंदिर बन सकता था? मैं पूछता हूं। ये चीजें हैं जो आज भी चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ी है। मैं न्यायालय का अभिनंदन करता हूं, लेकिन अगर उसमें कहीं योगदान है तो हमारी सरकार का योगदान है। मध्य प्रदेश के लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि जब राम वो ढांचा हमने गिराया था तब हमारी सरकार भी शहीद हुई थी। मध्य प्रदेश की पटवा जी उस समय मुख्यमंत्री थे, ये सरकार बर्खास्त हुई थी। जितना अधिकार उत्तर प्रदेश के लोगों का अयोध्या पर है, उतना अधिकार मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल के लोगों का। हमारी सरकार इसलिए गिराई गई कि हम तो बहुमत में थे।
लेकिन हमारी कोई सुनी नहीं गई। बाद में कोर्ट ने फैसला किया, तब तक परिणाम हमारे खिलाफ चला गया। राजनीतिक इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। और सिर्फ मैं कहता हूं कि विचार पर जरूर केंद्रित रहिए। जो लोग राजनीति में आए हैं, मैं उनसे बड़ी विनम्रता से कहता हूं, आप पद के लिए आए होंगे, यश के लिए आए होंगे, धन के लिए आए होंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यदि आप विचार के साथ नहीं चलेंगे तो लंबी यात्रा नहीं कर पाएंगे। पद मिलेगा, राजनीति खत्म हो जाएगी, यश मिलेगा, राजनीति खत्म हो जाएगी, धन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर विचार भीतर है तो उम्र पूरी हो जाएगी, लेकिन इच्छा पूरी नहीं होगी। वो विचार के लिए आदमी जीवन में, हम वही चाहते हैं। और वोट तो हर 5 साल में डलेगी। पहले लोग घोषणा करते थे, आश्वासन देते थे, हर चुनाव के पहले कोई भूमि पूजन हो जाते थे और अगले चुनाव तक कुछ नहीं होता था। ये भी देखा होगा, बहुत उत्साह बैठे होंगे। लेकिन ऐसी सरकारें हैं जो भूमि पूजन भी खुद करती हैं और लोकार्पण भी खुद ही करती है। क्योंकि अंतर हमें दिखता नहीं, ये अंतर हमें दिखना चाहिए। हमें कहने की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए? हम नेताओं को चुनाव के समय ये बताना पड़े कि हमने आपको क्या दिया और क्या लिया। हमने कोई भीख नहीं दी, हमने जरूरतमंद को उसका अधिकार दिया है, क्योंकि उसने हमको वोट देकर इस लायक बनाया। इसलिए हमने कोई ऐसा नहीं किया। लेकिन आपको तुलना करनी है तो हमारे कांग्रेस के कार्यकाल के बीच में करिए। मैंने चुनौती दी थी कमलनाथ जी को, कांग्रेस को। मैंने कहा भाई मैं दाएं बाएं नहीं जाता, मैं जिस विभाग का मंत्री हूं उसकी बात करूंगा। जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता है जिन्होंने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से कहा 2024 तक हिंदुस्तान के हर परिवार को मैं पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंचाऊंगा। इसके पहले कोई हिम्मत नहीं जुटा सका इस बात को कहने के लिए। मुझे गर्व है। मैं कांग्रेस के लोगों से कहता हूं कि जरा हिसाब किताब जनता के सामने रखना। 15 अगस्त 2019 को जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, जब इस देश में कुल 3 करोड़ 23 लाख लोगों के पास पाइपलाइन से पानी था ग्रामीण क्षेत्रों में। अभी 4 साल पूरे नहीं हुए, घोषणा के तो हो गए, काम तो हमने दिसंबर 2019 में शुरू किया था, लेकिन घोषणा के 4 साल हुए। अभी 6 दिन पहले मुझे इस बात पर अभिमान है, गर्व है कि प्रधानमंत्री का कामकाज ऐसा है कि 13 करोड़ 23 लाख परिवारों को पानी पहुंच गया। 10 करोड़ लोगों को 4 साल से कम समय में पानी पहुंच गया और 75 साल में 3.25 करोड़ लोगों को पानी पहुंचा। तुलना नहीं होनी चाहिए। क्या गांव के लोगों को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलना चाहिए? लेकिन कमलनाथ जी और कांग्रेस के लोग अगर सुन रहे हैं तो मैं जवाब पूछता हूं। 15 अगस्त 2019 को आप मुख्यमंत्री थे इस मध्य प्रदेश के, और 19 से लेकर 21 तक इस प्रदेश में कुल 2.5% लोगों को पानी पहुंचा। कुल 2.5%। तो जैसे स्वराज जी मुख्यमंत्री बने तो आज की तारीख में 60% लोगों के पास पानी पहुंचा। 3 साल में आप कहां से कहां पहुंचे? क्या इसकी तुलना नहीं होनी चाहिए? इसकी तुलना जरूर होनी चाहिए। आपको किसी जरूरतमंद के घर में पानी पहुंचा तो क्या बिगड़ जाता? नहीं, लेकिन आपको डर था कि मोदी का नाम होगा, जल जीवन मिशन का पानी पहुंचेगा तो महिलाओं को लगेगा कि वो तो मोदी को पहुंचाएगा, इसलिए आपने वो पानी नहीं पहुंचने दिया। क्या ये सच्चाई थी? आंकड़े झूठ नहीं बोलते, और कम से कम प्रहलाद पटेल तो कभी झूठ बोलते नहीं है, ये हमारी साख है। तो फिर मैंने कहा कि कम से कम इन मुद्दों पर तो बात करो, विचार पर बात करो। विचार पर आप नहीं है, हमारे तुलना में है नहीं, कांग्रेस नहीं। विकास के मामले में हमारे पास से ऊपर नहीं है कांग्रेस। व्यक्ति के नाते एक अनुभवी आदमी आपके सामने जो तुमने खुद अपने मुंह से कहा मैं जीतू या हारू, मैं जनता के बीच में रहा हूं। उन्हें ठीक फैसला दिया हमारे साथ आने का। कुछ अच्छे लोग हैं जो कांग्रेस में, उनसे कहूंगा इस मन से अभी भी वक्त हमारे साथ आइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं भारत माता की सेवा करने वाले लोग हैं, लूटने वाले लोग नहीं। तय करना कुछ बातें आपसे मुझे सीधे भी कहनी है। मैंने कहा ना मैं पहली बार आया हूं, मैं राजनीति का ऐसा कार्य करता हूं कि लालच और भय से राजनीति हो, इसका मैं विरोधी हूं। और इसे मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं।
कि जब कहीं हम ऐसी बातें करते हैं तो एक तरह ऐसी इंटरव्यू की बात हो रही थी, आज भी इंटरव्यू था मेरा, कुछ बच्चों से मैं बात कर रहा था यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा कि किसे कहते हो, आज भगवती का पहला दिन है साधना, किस बात की साधना करते हैं? शक्ति की उपासना बड़ी चीज होती है। मेरे आराध्य प्रभु श्रीवास जी की वाणी है जिसको मैं कहता हूं। उन्होंने मुझसे कहा था, दानवों से लड़ने के लिए महादानव नहीं बनाया जाता, शक्ति बनना पड़ता है। इस सत्य को गंभीरता से नौजवान लोगों को समझना चाहिए। एक गुंडा मरे और दूसरा पैदा हो जाए, ये समाधान नहीं है। ना हम भयभीत हों और ना भयभीत करें, लेकिन जहां पर भय देखे उसे समाप्त कर दें, वो शक्ति होती है। ध्यान रखें, ये बात भीतर से तब आएगी जब हम खुद ठीक होंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि गांधी चले गए, लेकिन गांधी ने कुछ बातें अच्छी कही। गांधी ने कहा चरखा चलाओ। चरखा कोई मजदूरी नहीं थी, यह आत्मनिर्भरता का रास्ता था कि हमें अंग्रेजों से कुछ नहीं चाहिए, खुद बुनेंगे, पहनेंगे, बनाएंगे कपड़ा, खुद पहनेंगे, किसी से लेंगे नहीं। यह आत्मनिर्भरता के लिए बढ़ता हुआ कदम था। गांधी ने दूसरी बात करी स्वच्छता की। ये हमारे आत्मावलोकन की बातें हैं। आपके मन के भीतर स्वच्छता का भाव होगा, अंतर्मन में हो या बाहर भी स्वच्छता का होगा, तो आप घर में भी स्वच्छ रहेंगे और बाहर भी स्वच्छता पसंद करेंगे। लेकिन ये सारी बातें बातों से नहीं हो सकती। आत्मनिर्भरता बिना काम किए हो सकती है क्या? ये चीजें हमें स्वीकार करनी चाहिए। हम दूसरों की नकल करके क्यों रास्ता भटकना चाहते हैं? बिना मेहनत किए कोई आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। और दूसरी बात, अगर स्वच्छता हमें भीतर घर में करनी हो या बाहर करनी हो, मेरा गांव स्वच्छ नहीं होना चाहिए। मैं गोटे गांव में पैदा हुआ हूं, वहां तो सब कुछ रिजर्व है, लेकिन मैं आज गर्व करता हूं, मैं हिंदुस्तान में कहीं भी रहूं, मेरी जन्मभूमि का कर्ज मेरे ऊपर है, मैं उसकी चिंता करता हूं। मैं कहता हूं कि उसको ठीक होना चाहिए। तो तीसरी बात होती है नशा। तो गांधी ने कही, यदि आपके भीतर आने वाली पीढ़ी के प्रति दर्द है, तो फिर आपको आने वाली पीढ़ी को बचाने का संकल्प लेना। मैं हमेशा कहता हूं, जहां पर भी जाता हूं, हम पूजा पाठ किसके लिए करते हैं? आने वाली पीढ़ी के लिए। हम पुरुषार्थ से धन कमाते हैं किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। लेकिन तुम्हारे पुरुषार्थ और तुम्हारे धर्म के बाद अगर तुम्हारी बच्चे बिगड़ जाए तुम्हारी आंखों के सामने, मैं पूछता हूं किस बात के लिए हमारा काम है? और ये चीजें हमें आंखों के सामने दिखती है। और इसे सामाजिक कामों के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। और मैं तमाम लोगों से कहता हूं, मित्रों, कोई धनवन से बड़ा नहीं होता। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूं, परिक्रमा में था। इस घटना को कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जिनको बहुत भ्रम हो गया है कि धन के साथ दुनिया चलती है, तो धन जरूरी है, लेकिन धन अनिवार्य नहीं है। मैं परिक्रमा में था, गुरुदेव की सेवा में गया था 1994 में। झाड़ी में था, 2-3 दिन से हम लोगों को कुछ मिला नहीं था खाने के लिए। तो गुरुदेव ने कहा कि वो तो गांव में जाते नहीं थे, रेत में रहते थे। ऊपर एक गांव है, तो कई बार कभी करते रहते, तो नहीं चप्पा बता। हम लोग बड़ा छुपा के 50 का नोट बचा पाए थे, तो सोचा चलो ये कुछ मिल जाएगा। तो ऊपर है गांव, चले जाओ। वहां गए तो उसने पल्ला बंद कर रहा था। उसने कहा कि साहब, बाबा जी कल सुबह 6 बजे मैं आऊंगा, दे दूंगा। मेरी नाव खड़ी है, अगर निकल गई तो मैं उस पार नहीं जा पाऊंगा, और मेरा घर और गांव उस पार है, नदी के उस पार है। अपन उससे क्या बहस करते, खड़े रहे। तो अचानक एक बाजू में एक आदिवासी व्यक्ति था जो शराब पिए था, लेकिन उसके पास आटा बांध रहा था। अब मैंने उससे भी नर्मदेहर कह दिया। 5 घर में नर्मदेहर कहना है। एक दुकान वाला था, दूसरा वो मिल गया, तो उसको कह दिया। वो कहता है कि अरे ठीक समय पे आया, वो आधा तेरा आधा मेरा। मैंने कहा तो उठा ले। मैंने कहा कि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि भिक्षा ली जाती है, भिक्षा उठाई नहीं जाती। तो मैंने कहा आपका माल है, आप ले दीजिए। उसने हमको आधार कर दिया, हमने उसको नर्मदेहर किया और लौट के वापस आ गया। गुरुदेव को बताया कि 3 आटे का 3 रोट टिक्कड़ का आटा मिला है। उन्होंने कह दिया कि तुम 6 हो, बाजू में 3 है, आधी रोटी खाओगे तो क्या फर्क पड़ता है, ये भी दान कर दो। बाजू वाले जो 3 परिक्रमावासी है वो एक रोटी खाएंगे तो उनका कुछ आधार बनेगा, तुम्हारा आधा खाया ना खाया क्या फर्क पड़ता है। तो आटा लिया तो हमने पड़ोसी को 3 जो परिक्रमावासी थे उनको दे दिया। लेकिन मित्रों,
जब सत्संग हुआ तो मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा, उस आदमी की खुराक कितनी रोटी की रही होगी बेटा? हमने कहा 8 रोटी की तो रही होगी। तो बोले उसने कितनी, तुमको आधा आटा दे दिया, तुम्हारे पास कितनी रोटी का? हमने 3 रोटी का। तो बोले वो भूखा रहता, पूरे आटे की बना के खाता तो भी। तब हमारी आंखें खुली कि जब तक मैं धरती पर रहूंगा उससे बड़ा दानी में किसी को मारने के लिए तैयार नहीं। उसके अकेले की खुराक उसमें पूरी नहीं हो रही थी, उसका परिवार भी रहा होता। नशे में होने के बावजूद भी वो जानता नहीं था कि भिक्षा कौन उससे मांग रहा है। तब तक मैं लोकसभा के 4 चुनाव लड़ चुका। मित्रों, धन से कोई दानी नहीं होता, मन से दानी होता है। वो गांठ मैंने उस दिन से बांधी है और इसे जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ है। कौन सिखाएगा, कहां से सीख मिलेगी, ये कहना जरूरी नहीं है। चलता राहगीर हमको रास्ता दे देता है और कुछ ऐसी शिक्षा देता है जो हमारे जीवन की सफलता में मददगार होता है। पर हम चुनाव में जब आते हैं तो ये लोकतंत्र की ताकत है मित्रों। वैसे हम आते तो शायद इतने लोग नहीं आते, लेकिन चुनाव है तो रास्ता चलते बैठते भी कहते हैं सुनत तो जाओ, हम हमारी भी तो सुन लो। मैं अभी पहले गांव में जमुनिया में गया तो वो दुर्गा जी की मूर्ति लेके घुस रहे थे तो हम लोगों का जाम लग गया। गांव के लोगों ने तो सुनाई दिया था कि रोड खराब है। डॉक्टर साहब ने पहले बता दिया था कि रोड खराब है, जब मैं नहीं बनवाया था पैसे 1.25 करोड़ दिए, लेकिन चुनाव में तो काम ठेकेदारी जब वो काम हो जाएगा तभी होगा। हम लोग गांव में सब कोई चिल्ला चोट नहीं हुई, चले आए लौटे। लेकिन वो ट्राली में खड़े होकर एक नौजवान कहता है स्कूल जावे वाले हड्डी टूट जाते हो कि रोड की देख लेंगे। मतलब वो ट्राली में खड़े होकर कह रहा, मैंने सुना मैं गाड़ी में लौट रहा था। ये लोकतंत्र की ताकत है, इसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। और ऐसे समय में जब लोग सुनने के लिए तत्पर हो, कहने के लिए तत्पर हो, उनसे संवाद करना चाहिए। और संवाद लफाजी का नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी बातचीत करिए जो आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मजबूत करेगी। हम चाहे, हम संकल्प लें कि हमसे बेहतर जिंदगी हमारे आने वाले बच्चे जिए, तो उसके लिए बहुत कुछ करना भी बाकी है। पूरी दुनिया हमारी सनातन परंपरा का, हमारी विरासत का लोहा मानती है। हजारों साल से हमारे पुरखों ने जो किया वो यशपूर्ण है, गर्व करने लायक है। गुलामी में है, हमने भोगा। हम जिन यहाँ पिछड़ों की चर्चा कर रहे हैं लोग, ये पिछड़े कौन लोग थे? ऐसा कोई पिछड़ी जाति नहीं है जिसने राज न किया। लेकिन उसके बाद हमारी गुलामी ने, मुगलों ने हमको मजबूर किया। हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, हमने मेला उठाना स्वीकार किया। जिनको आप कहते हो कि मेहता रंग के पीछे जब चौहान लिखा रहता है, हमने उनको तजुर्ब नहीं दी, हमने उनको वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार था। हमने उनको छूत मानकर कर्म के आधार पर किनारे कर दिया। ये हमारी पुरखों की सीख नहीं थी, ये गुलामी का पाप था। ये अंग्रेजों की कूटनीति थी कि जिनने त्याग का सर्वोच्च सब कुछ दिया, किसी को पिछड़ा कह दिया, किसी को दौर नीचा बना दिया। और हम दिन रात उसी रंग में रंगकर इस सीमा तक पहुंच गए। मुझे लगता है कि ये चीजें लोग कहते हैं साहब इसके साथ कैसे चाय पी जा सकती, सब कैसे बैठा जा सकता। अरे उनका इतिहास उठाकर देखो 10, 12, 15 पीढ़ी का, उस दिन पता चलेगा कि वो बात पर उनने ये काम स्वीकार कर लिया, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं किया। मुझे लगता है कि ये चीजें ऐसे खुलकर होनी चाहिए। किस बात का संकोच? कोई कहता है इधर चुनाव के समय नहीं होनी चाहिए, फलाना नाराज हो जाएगा, ढिमका नाराज हो जाएगा। ना समझो कि नाराज होने से दुनिया बिगड़ने वाली नहीं है। मित्रों, मैं आपसे विनती करता हूं, चरित्रवान व्यक्ति की उसका सम्मान करें। ये चीजें कर्म के आधार पर है। हम सोचते हैं जो अच्छा करता है, समाज में सेवा दे रहा है, उससे क्या परहेज करना है। मैं आपने देखा होगा, मेरे क्षेत्र देखोगे, मैं तालाब में नालियों में घुस जाता हूँ। नंदा का प्रतिमावासी हूँ। मेरे गुरुदेव ने कहा था जिस घाट पर हम जाते थे वो कहते थे पहले साफ करो पूरा घाट। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कौन से नंबर के परिक्रमावासी हो? वो देसी भाषा में बोलते थे। कोई बता सकता है कि कोई कौन से नंबर का परिक्रमावासी तो उससे परिक्रमा चल रही। बोले तुम्हारे पीछे भी कोई आ रहा होगा, तुमको इतना सारा कचरा उठा के साफ करना पड़ा है। वो भूखा प्यासा आएगा, क्या जी अच्छा है? जहां से परिक्रमा का मतलब, परिक्रमा का सार यही है, खुद के भीतर की गंदगी भी दूर करो और बाहर की गंदगी भी दूर करो।
और बरगद से हम निकलते थे तो लाशें जलती रहती थी और बढ़िया हम नर्मदे करते आगे निकल जाते थे। बोले ना दुख व्यापे और न चाहे छूत लगे, जिसके दरवाजे पर जाओ उसको कहो कि नर्मदे हर, न जात पूछो न वो तुम्हारी पूछे न तुम उसका पूछो। पर छोटी चीज नहीं है, वहां से हम सीख कर आए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पीछे आने वाला परिक्रमावासी अगर इस स्थान पर आए तो सिर्फ उसको जल छिड़क कर आसन लगाना पड़े तब तुम्हारी परिक्रमा की सफलता है। और मुझे गर्व है कि जहां से हम निकलते थे तो आखिरी में हम गोबर से पोत के जाते थे, जो लकड़ियां और कंडे हमको बच जाते थे उनको जमा के जाते थे कि पीछे कोई परिक्रमावासी आएगा तो सिर्फ उसको झाड़ू लगाना पड़ेगा या जल सींचना पड़ेगा, भोग सिद्ध करेगा, आराम से सोएगा, माँ के भजन गाएगा और आगे बढ़ जाएगा। ये चीजें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। हमारी संत परंपरा पेट भरने के लिए नहीं है, हमारी संत परंपरा कोई भी भूखा न रहे इस बात के लिए। हमने उन बातों को कभी गंभीरता से देखा नहीं, उसे गंभीरता से देखने की जरूरत है। बात लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ पर खत्म करता हूँ और मैं आप सबका जैसे धन्यवाद करता हूँ। कभी मौका मिलेगा तो फिर आपसे बात करूंगा। आपने मुझे शांति से सुना, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रचंड बहुमत से पार्टी को जिताइए, डॉक्टर साहब को यशस्वी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।